हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने त्रिविम रसायन के अंदर प्रकाशिकी समवायता की शुरुआत की थी और उसमें हमने पढ़ा था प्रकाशिकी समवायता किसे कहते हैं। प्रकाशिकी समवायता के अंदर एक पॉइंट लिया था समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा। फिर हमने एक ध्रुवणमापी के रूप में बताया था कि उसके अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश को हम एक निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद वह प्रकाश किस तरह से, मतलब एक सामान्य प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर कैसे परिवर्तित होता है, उन सब चीजों के बारे में अपन ने कल बात की थी। और उसमें लास्ट पॉइंट अपन ने लिया था वो था ध्रुवण घूर्णक या ध्रुवण घूर्णन कोण, यानी वह कोण जिसके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है वह घूर्णित होता है, उस कोण को अपन ध्रुवण घूर्णन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आज अपन ले रहे हैं इसी के अंदर कि ध्रुवण कोण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो इसमें कुल अपन जो कारक ले रहे हैं उसमें सबसे पहला, जैसे इसका कारक है तो पहला कारक आता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा के द्वारा। यानी जो प्रकाश उस ध्रुवण घूर्णक यौगिक में से निकलता है, गुजरता है, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, उसके आधार पर ध्रुवण कोण का मान प्रभावित होता है। दूसरा इसमें लिया गया है विलयन या विलायक, जो अपन ले रहे हैं, जो पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है ना, इसकी या विलयन का तापमान कितना है, टेम्परेचर कितने ताप पर यह प्रदर्शित करता है, यानी इस विलयन के ताप के आधार पर भी ध्रुवण कोण का मान क्या होगा, प्रभावित होगा। तीसरा पॉइंट लेते हैं विलयन की सांद्रता, कि भाई विलयन सांद्र है या तनु है, तो सांद्र और तनु के हिसाब से उसके ध्रुवण कोण के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देखो, तरंग दैर्ध्य प्रकाश की, विलयन या विलायक का ताप, विलयन की सांद्रता, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसके अंदर अपन लेते हैं कि विलायक या विलयन जो है या पदार्थ जो ले रहे हैं अपन, इन तीनों की प्रकृति किस प्रकार की है, प्रकृति किस प्रकार की है, पदार्थ किस प्रकृति का है, उसके आधार पर ध्रुवण कोण इसमें प्रभावित होता है। और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उस विलयन में से प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी आप जो इसके अंदर प्रेक्षण नली ले रहे हो, उस प्रेक्षण नली की दूरी कितनी है, कि प्रकाश उसमें से गुजरता है तो कितनी दूरी तक आगे बढ़ता है, तो उसकी जो दूरी है उस दूरी के आधार पर भी ध्रुवण कोण का मान जो है वो क्या होगा, परिवर्तित होता है। तो देखो, ध्रुवण कोण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जिस प्रकाश का उपयोग कर रहे हो, दूसरा विलयन या विलायक का तापमान कितना है, तीसरा विलयन की सांद्रता कितनी है, चौथा लेते हैं विलयन या विलायक या पदार्थ की प्रकृति कैसी है, और लास्ट हम लेते हैं कि उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो ये मुख्य रूप से आपको 5 पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं ध्रुवण कोण की, है ना। तो ध्रुवण कोण को ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है ध्रुवण मापी। इस ध्रुवण मापी के द्वारा आप ध्रुवण कोण का मान, ध्रुवण कोण जो है इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आप इसी के अंदर आगे और अपना एक पॉइंट दिया गया है, वह पॉइंट ये है कि ध्रुवण मापी जो होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो उसके लिए हम यहां पर एक वर्ड लेते हैं, वो आएगा ध्रुवण मापी यंत्र, ध्रुवण मापी यंत्र। अब ये ध्रुवण मापी यंत्र का एक प्रकाशिकी रेखा चित्र आपको याद रखना है, जिसमें आधा कल अपन ने लिया था और आगे वही इस चीज को थोड़ा लंबा बताना है आपको। अब कैसे करते हैं, तो देखो, आप इसका चित्र ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले हम एक वो उपकरण लेते हैं, ठीक है, जिसे नाम दिया गया है स्लिट। स्लिट का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश की किरण गुजरती है,
जो एक वर्णी प्रकाश है वह एक वर्णी प्रकाश इसमें से गुजरता है। अब एक वर्णी प्रकाश सामान्य प्रकाश को जब अपन लेते हैं तो आपको मैंने बताया था ये इस तरह से दिखाई देगा, ये यूं। ठीक है, अब ये क्या है, एक वर्णी सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश। ठीक है, इस एक वर्णी सामान्य प्रकाश को हमने गुजारा था निकोल प्रिज्म में से। कौन से प्रिज्म से? ये है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म याद रखना है। निकोल प्रिज्म जो होता है यह एक विशेष प्रकार के कैल्साइट का क्रिस्टलीय, मतलब कैल्साइट जो होता है उसके क्रिस्टल जो होते हैं उसके द्वारा इस निकोल प्रिज्म का निर्माण किया गया है। और इसके कैल्साइट का सूत्र आपको याद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप में लिखते हैं। और इसका उपयोग होता है प्रकाश का ध्रुवण करना। क्या करना? ध्रुवण के अंदर ये निकोल प्रिज्म काम में लिए जाते हैं। तो जब हम इस एक वर्णी प्रकाश को इस निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो निकोल प्रिज्म से गुजारने पर ये प्रकाश जो होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर। ये इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये कौन सा आ गया? समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देगा। तो ये किसने किया है? इस निकोल प्रिज्म ने। फिर हम इसे आगे एक ध्रुवण गुणक भी कह सकते हो या गुणक के रूप में, जो प्रेक्षण नली जो होती है, प्रेक्षण नली जिसके अंदर भरा हुआ रहता है ध्रुवण गुणक यौगिक, जो क्या करता है, क्या करेगा? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करता है? या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की दिशा के विपरीत घूर्णित करने का कार्य करता है। तो जब इसमें से निकलेगा तो इसके दो रूप हमें दिखाई देंगे। कैसे रूप? दो। एक तो होगा ये और दूसरा होता है इसमें ये स्थिति। ये आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यहां से यहां तक। अब ये कौन सा है? डी रूप। और ये कौन सा है? एल रूप। यानी ये दाईं ओर और ये क्या है? बाईं ओर। ये आपको ध्यान रखना है, बाईं ओर। तो देखो आप इस पूरे को यहां से प्रकाश को हमने लिया एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा तो निकोल प्रिज्म इसको किसमें? समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के बाद इस प्रकाश को हम एक प्रेक्षण नली जिसके अंदर ध्रुवण गुणक यौगिक भरा हुआ रहता है, जिसका काम है प्रकाश के तल को क्या करना? घूर्णित करना। तो जब ये इसमें से गुजरेगा तो ये डी रूप या एल रूप के अंदर हमें दिखाई देता है। तो इस पूरे चित्र को नाम दिया गया है ध्रुवण मापी यंत्रावली। क्या नाम दिया गया है? ध्रुवण मापी यंत्रावली। और ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि ध्रुवण मापी यंत्रावली जो होती है उसके किरण चित्र को, रेखा चित्र को दर्शाइए। ठीक है, तो ये आपके इसमें पॉइंट आ गया प्रकाशिकी समानता में ध्रुवण कोण और ध्रुवण मापी यंत्र के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका आगे भाग आता है सेकंड। सेकंड भाग में हम लेते हैं इसके अंदर वह सममिति के तत्व। ठीक है, ये समावयवता का, प्रकाशिकी समावयवता का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बोर्ड परीक्षा के अंदर सवाल भी पूछे गए। देखो क्या होता है सममिति, सममिति के तत्व। ठीक है, इसको अपन अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश के अंदर इसको बताया जाता है एलिमेंट्स यानी तत्व ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री, सममिति के तत्व। देखो आप क्या होते हैं ये तत्व।
कोई भी यौगिक, ठीक है ना। अब मैं इसकी परिभाषा भी बता सकता हूं, या ये भी कह सकते हैं कि किसी यौगिक के अणु में यदि यह तत्व उपस्थित हो तो वह प्रकाश की समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा भी कह सकते हो, या आपको पूछे कि सममिति के तत्व क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रकाश की समावयवता के अंतर्गत किसी यौगिक के अणु में यदि यह तत्व उपस्थित होता है, मुख्य रूप से ये 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व है? 3 तत्व है। तो इन 3 तत्वों के नाम बता सकता हूं मैं। 3 तत्व हैं। 3 तत्वों में सबसे पहला आता है इसके अंदर, वह है सममिति तल। कौन सा? सममिति तल। दूसरा आता है सममिति अक्ष। कौन सा? सममिति अक्ष। और तीसरा आता है सममिति केंद्र। कौन सा आएगा? सममिति केंद्र। अब इन तीनों में से अगर एक भी तत्व यौगिक के अंदर उपस्थित है या यौगिक के अणु में उपस्थित होगा तो वह यौगिक ये प्रकाश की समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि ये तत्व जो होते हैं, ये तत्व प्रकाश जो होता है, इस प्रकाश को, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, उसके तल को घूर्णित नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से कितने तत्व हैं? 3 तत्व है, जिसमें पहला आता है सममिति तल, दूसरा आता है सममिति अक्ष और तीसरा आता है सममिति केंद्र। ठीक है, तो आज अपन पहला ले रहे हैं। जैसे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये है सममिति, क्या कहते हैं अपन इसको? तल। तल है तो इसको अपन किसके रूप में लिखते हैं? प्लान ऑफ सिमेट्री। प्लान ऑफ सिमेट्री के रूप में। ठीक है, देखो क्या होता है, किसी भी, अब यहां पर शब्द क्या आया? तल। तल का मतलब यौगिक जो होता है, यौगिक के अंदर एक ऐसा तल लीजिए आप जिससे उस यौगिक को 2 बराबर भागों में हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 बराबर भागों के अंदर बांट देंगे। और जब वह यौगिक 2 बराबर भागों में टूट जाएगा या बढ़ जाएगा तो वह दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। कौन से? दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। तो इसको अपन क्या दर्शाएंगे, किस तरह से लिखेंगे? तो इसमें ये लिखेंगे कि यौगिक के अणु को या यौगिक को ही एक ऐसे तल से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए कि उसके दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो? एक दूसरे के क्या होने चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब हो। क्या हो? दर्पण प्रतिबिंब हो। तो वह तल क्या कहलाएगा? तो वह तल हो, तो वह तल सममिति तल कहलाता है। कौन सा? सममिति तल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या कहलाएगा? सममिति तल। अब इस तल को दर्शाने का तरीका है अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर ए और बी। देखो आप, अब ये भी जैसे इसको दर्शाता हूं मैं, तो ये अपन ने लिखा ए। ठीक है, अब ए को हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में यूं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में ऐसे भाग में विभाजित करेंगे। देखो यहां से मैं इसको बराबर, ये जो ऊर्ध्वाधर स्थिति है इसके बिल्कुल बराबर यूं 2 भागों में इसको क्या करता हूं? विभाजित करता हूं। ठीक है, अब ये कौन सी स्थिति आती है? ऊर्ध्वाधर स्थिति। ठीक है, तो आप देखो
मैंने इसको दो भागों में विभाजित किया। अब ये बिल्कुल यूं लंबा तल से, तो यहां से विभाजित करते हैं तो दोनों भाग एक दूसरे के क्या दिखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यानी ये भाग अगर आप इसको दर्पण में देखते हो इधर वाले को तो यूं ऐसे दिखेगा, और अगर इसको देखते हैं तो इस प्रकार से दिखेगा। तो पहला तल तो होता है ऊर्ध्वाधर स्थिति में। दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आता है बी। कौन सा? बी। अब ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में बी में देखो आप इसको ऐसे कैसे काटें कि दो बराबर भागों में विभक्त हो जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, क्षैतिज स्थिति में यूं काटते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, क्षैतिज तल के रूप में बताओगे। तो ये तो होता है ऊर्ध्वाधर तल, और ये कौन सा होता है, क्षैतिज तल। तो इसमें आप देखो मैंने इसको दो बराबर भागों में काटा, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गए, दर्पण प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो सममिति तल का मतलब ये हुआ कि यौगिक के एक अणु को एक ऐसे तल से दो बराबर भागों में विभाजित किया जाए कि उसके दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अब आप इसके एग्जाम्पल में लेंगे, तो एग्जाम्पल के अंदर इसके दो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके पहला एग्जाम्पल आता है, देखो इसको यूं लिखते हैं अपन पहले एग्जाम्पल को, ये CH3 COOH, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, ये है प्रोपेनोइक अम्ल। कौन सा, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। अब इस प्रोपेनोइक अम्ल को हम क्या करते हैं, इस ऊर्ध्वाधर तल में जब काटेंगे, कौन से तल में, ये ऊर्ध्वाधर तल में जब इसे काटा जाता है तो इसके दो भाग दिखाई देंगे। तो ये आपके उदाहरण है, कौन सा, ऊर्ध्वाधर तल का, ये ऊर्ध्वाधर तल का उदाहरण इसके अंदर दिया गया है, प्रोपेनोइक अम्ल। और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, वो है ये पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है मीसो या मेसो टार्ट्रिक अम्ल का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्षैतिज, ये उदाहरण है क्षैतिज तल का। तो मेसो टार्ट्रिक अम्ल को यूं दर्शाते हैं, देखो COOH, इधर C, इधर C, इधर COOH, अब इधर लिख दिया OH, इधर OH, इधर H और इधर H। अब देखो आप, ये मेसो टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र है। अब इस सूत्र में हम इसे B के हिसाब से क्षैतिज स्थिति के अंदर जब काटेंगे तो इसमें ये तल होगा, यहां से हमें ये दिखाई देता है। तो ये कौन सा हुआ, क्षैतिज तल, है ना। अब आप इसको यूं करेंगे कि दो भाग है ना, तो दो भाग में एक भाग जितना घुमाओगे उसके दूसरा भाग उसके विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हो, मतलब ये घूर्णन यूं होगा, ये जैसे एक भाग यूं घूम रहा है तो दूसरे भाग को यूं घुमा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, घूर्णित नहीं कर सकते हैं। तो ये दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि सममिति के तत्व कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक तत्व के परिभाषा और उसका उदाहरण आपको याद रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम लेते हैं दूसरा, हो गया स्क्रीनशॉट। ये याद रखिएगा दोनों उदाहरण इसके, ये आपको सबसे मेन याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे आएगा अभी वापस समावता के अंदर, ठीक है। तो अब आप सेकंड नंबर लेते हैं अपन, सममिति अक्ष। देखो आप, सममिति अक्ष किसे कहते हैं, सममिति अक्ष से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, इसका पिछले साल मतलब 2 साल पूर्व, है ना, बोर्ड के अंदर सवाल आया था। तो हम दूसरा पॉइंट, अब ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सममिति के तत्व, इसमें दूसरा पॉइंट आता है सममिति अक्ष। अक्ष को क्या दर्शाते हैं, एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है इसके द्वारा। अब देखो अक्ष की बात की जाती है,
तो अक्ष के अंदर हम इसको यही बताएंगे कि कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु लेते हैं, उस वस्तु को एक अक्ष के ऊपर इस प्रकार से हम उसे घूर्णित करें या घुमाएं, है ना, कि उसका जो रूप है, यानी पहला मुख्य रूप था, और जो घुमाने पर जो हमें रूप प्राप्त होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर अगर पूर्ण रूप से अध्यारोपित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अध्यारोपित हो जाते हैं, तो उस अक्ष को सममिति अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा हम ये लेते हैं कि किसी यौगिक या अणु को एक ऐसे अक्ष पर क्या करते हैं, अपन घूर्णित करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, घुमाएंगे, एक ऐसे अक्ष पर घुमाएं जिससे कि उसका मूल रूप, उसका जो मूल रूप है वह उसके घुमाने पर प्राप्त रूप पर अध्यारोपित हो जाता है, तो वह अक्ष क्या कहलाएगा, सममिति अक्ष कहलाता है, सममिति अक्ष कहलाता है। और इस अक्ष को हम CN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। CN यानी इसमें एक कोण होता है, कोण के हिसाब से इसको दिया जाता है कि हम उसे एक अक्ष पर कितने डिग्री के कोण पर घुमाएं, ठीक है, कि वह जो एक रूप उसके अंदर प्राप्त होता है, वह रूप और उसका मूल रूप दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, अध्यारोपित हो जाते हैं। तो इसको CN के द्वारा भी दर्शाते हैं, या इसके अक्ष को, जैसे अपन को बताना है तो इसके अक्ष को दर्शाया जाता है 360 डिग्री बटा n। n का मतलब होता है चक्र, कितने चक्र हमने घुमाया है, कितना उसे घुमाया है अक्ष के ऊपर, उसके आधार पर। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वह एग्जाम्पल है जल, H2O, जल। तो जल जो होता है, ठीक है, जल के लिए मान दिया गया है 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री के कोण पर जब हम इसे घुमाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखो कैसे स्थिति बनेगी। तो हम इसको यूं लेते हैं, अब देखो जल का उदाहरण, जल को दर्शाते हैं कि ये O, इधर H और इधर H, ठीक है, ये HA और HB के रूप में अपन ने बताया, ठीक है। अब आप इसे क्या करते हैं, 180 डिग्री के कोण पर जब घुमाएंगे, कितनी बार, पहली बार 180 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे, जैसे ये है HA HB, अब आपने इसको यूं घुमाया ऐसे, तो ये चेंज हो जाएगा, घुमाओगे इसको तो चेंज होगा, मतलब ये अक्ष है, इस अक्ष के ऊपर अपन इसको घुमा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री के कोण पर O H और H, B आ जाएगा इधर और A आ जाएगा इधर, यही होगा भाई। इसको यूं घुमाया है, ये यूं, ये ना, ये इसको आधा चक्र दिया है, तो आधा चक्र देते ही B इधर आ गया, A इधर आ गया। अब इसको वापस अगर अपन घुमाएं, ठीक है, तो इसको घुमाएंगे पुनः कितने डिग्री के कोण पर, ये यहां से कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर घुमाएंगे, तो वापस ये रूप प्राप्त हो जाएगा। तो देखो घुमाना है मतलब ये चक्र पूरा करना है, आधा चक्र किया 180, पूरा घुमाओगे तो 360 डिग्री पे होता है, तो हमने इसे कितनी बार घुमाया है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 चक्र होते हैं, 2 चक्र के हिसाब से इसके डिग्री का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विसममिति अक्ष के रूप में इसको दर्शाया जाएगा, यानी ये होता है द्विसममिति अक्ष के रूप में इसे दर्शाएंगे, यानी कोण C क्या आ जाएगा, 2 के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये बोर्ड परीक्षा में सवाल आया था कि जल जो होता है, जल के अणु के ये CN
का मान क्या होगा, या इसके सममिति अक्ष के कितने डिग्री के कोण पर जल को घुमाने पर वह इसके रूप के ऊपर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एक तो जल का उदाहरण दिया हुआ है और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल अमोनिया का दिया गया है। तो इस बार अमोनिया के लिए आपको याद रखना है NH3 को कितने डिग्री के, 120 डिग्री के कोण पर जब हम इसको घुमाते हैं तो इसके 3 चक्र होते हैं। तो 3 चक्र के हिसाब से इसको त्रिसम्मित चक्र के रूप में लिखा जाता है। त्रिसम्मित चक्र के रूप में दर्शाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अमोनिया के लिए तो आएगा C3 और जल के लिए कितना आता है, C2 के रूप में दर्शाया जाता है। यानी इसको इतना घुमाओ एक बार तो ये आया, ये इधर वापस घुमाते हैं तो ये वापस ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको बताना है सममिति अक्ष के रूप में। तो वापस सुन लीजिए, एक ऐसा अक्ष जिसके ऊपर यौगिक को जब अपन घुमाते हैं तो उसका मूल रूप जो है वह उसके घुमाने पर प्राप्त होने वाले प्राप्त रूप पर क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। तो उसे हम सममिति अक्ष कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट आता है तीसरा।